भारत के राष्ट्रभक्तों से मेरा खास आग्रह है कि मैंने इससे कबल एक एपिसोड 19/9/2023 को तैयार करके आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किया हूँ। उससे ही संबंधित दूसरा एपिसोड मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ और वो भी उसी की पुस्तक के आधार पर है, जिस पुस्तक का मैंने आपको पहला एपिसोड में बयान किया है, वर्णन किया है, जिसका नाम है कांग्रेस और मुसलमान अथवा नेहरू से राव तक। चूँकि मैंने अपने समझ और मुताबिक से कांग्रेस के बखिया उधेड़ने के लिए एक किताब एक यही किताब नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक है, भारतीय प्रमुख मुगल शासक इतिहासकारों की दृष्टि में, और एक कांग्रेस और मुसलमान, नेहरू से राव, और अन्य 4 किताबें हैं जो छोटी छोटी बुकलेट की तरह हैं, मगर ये 3 किताबें जो हैं भारी भरकम हैं। तो मैं अभी जो शुरू किया हूँ कांग्रेस के बखिया उधेड़ने के लिए, क्योंकि इसको तो मेरे पास में पैसे की इतनी किल्लत थी कि मैं इस किताब का प्रकाशन तक नहीं करा पाया। मैं घर से गरीब इंसान हूँ, कोई धनवान नहीं हूँ। बच्चे लोगों को पढ़ाने लिखाने का, मैट्रिक करने के बाद कॉलेज तक का मुँह नहीं देख सका, तो फिर आगे क्या बढ़ते। तो मैं बड़ी मेहनत मुशक्क़त करके अखबारों का स्वाध्याय करते रहा और उसमें कांग्रेस की जो है जितनी कमजोरियाँ, खामियाँ शुरू से अंत तक रही, नरसिम्हा राव के तक, उस सब को इस पुस्तक में संजोगने का काम किया है। तो अब जो कुछ लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों का इस देश में क्या है, इन्होंने इस देश के लिए क्या किया है, तो ये बुनियाद तो कांग्रेस से रखा था। इसी बुनियाद पर, हिंदू मुसलमान के बुनियाद पर ही तो देश बंटवारा हुआ, जिसका आज ये विरोध करते, जिससे डरते हैं अभी। अगर इसको शुरू में ही इसके सफाया कर दिया रहता आरएसएस का, तो ये दिन देखने के लिए इसको नहीं मिलता। अब इसी ने उसके परवरिश की और उन लोगों को अपने साथ लेकर के हिंदू बनाम मुस्लिम 2 राष्ट्र बनवाया। इसमें कांग्रेसियों का सबसे बड़ा रोल अदा रहा था। और उसमें क्या कह देता है कि जब बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान में रहो, तो फिर नेहरू अपना वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए भारत में आरएसएस से टकराने के लिए कि वो नहीं सत्ता में आवे, हम ही रहें, तो उसने, तो अब मैं आप लोगों के प्रत्यक्ष सामने जो है इस चीज़ को रखने जा रहा हूँ जो इस किताब में मैंने लिखा है। तो बजाबते किताब को मैं पढ़ करके ही आप लोगों को सुना देता हूँ कि इस संबंध में कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों की समान भागीदारी, ये एक सुर्खी है, शीर्षक है। और इस शीर्षक के बाद मैंने जो लिखा है वो इस प्रकार है। ब्रिटेन, यूरोप के अंग्रेज़ों ने व्यापार की दृष्टि से 11 जनवरी 1608 ईस्वी में अपने अशुद्ध पग को भारत की पवित्र भूमि पर रखा। उस समय हमारे राष्ट्र भारत का शासक मुगल वंश का चतुर्थ सम्राट नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर उर्फ सलीम था।
उन्होंने अंग्रेज़ों को निःशुल्क व्यापार करने की छूट दे डाली थी। और आगे चलिए, मुगल सम्राट गृह कलह के कारणवश दिन प्रतिदिन दुर्बल होते चले गए। दूसरी बात यह भी थी हमारे देश के अंदर, दूसरी बात यह थी कि भारतीय भी असंगठित थे। मुगल शासकों की दुर्बलता तथा भारतीयों की अनेकता से अंग्रेज़ों ने बाकायदा लाभ उठाया। अब देखिए, अंग्रेज़ों का विरोध करने वाला सबसे पहला व्यक्ति, जिसका नाम अभी मैं आपके समक्ष रखूँगा, वो कौन शख्स होगा वो आपके समझ में तुरंत आ जाएगा। 23 जून 1757 में ब्रिटेन यूरोप की ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल नवाब सिराजुद्दौला को पलासी के मैदान में परास्त कर ईस्ट इंडिया कंपनी को सुदृढ़ कर लिया था। धीरे धीरे अंग्रेज अपनी धूर्तता से संपूर्ण भारत पर छा गया था और अंग्रेजों की दुष्टता, धूर्तता, अत्याचार चरम सीमा तक पहुंच गया था। कृषि कार्य में अन्न के बदले भारतीय किसानों से यह नील की खेती करवाता था। भारतीय कुटीर उद्योग को उसने नष्ट कर दिया था। कुटीर उद्योग जैसे कपड़ा भी हमारे जुलाहा भाई बनाते थे, कुमार भाई बर्तन बनाते थे, बढ़ई भाई जो है लकड़ी का सामान बनाते थे। ये घरेलू उद्योग को कुटीर उद्योग कहा जाता था। इस चीज़ को भी उसने, भारत के इस चीज़ को भी नष्ट कर दिया और वो अपने वहाँ से इंग्लैंड से बनी बनाई सामान ला करके यहाँ का कपास ले जा करके, कच्चा माल ले जा करके लंदन ले जाता था और वहाँ वो कपड़ा तैयार करके मशीन से तैयार करता था। हमारे यहाँ हाथ से होता था। तो अब वो सस्ता पड़ता था और ये हमारा महंगा पड़ता था। लोग सस्ता के तरफ भरमार होते थे। इस तरह से जो है उसने बड़ी शोषण करने का काम किया था। तो उसकी इस तरह की जुल्म ज़्यादती की अंतिम सीमा रही। उसके अत्याचार के विरुद्ध अगर कोई आवाज़ बुलंद करता तो उसे सजाए मौत दी जाती थी। ऐसे ही समय में मुगल वंश का अंतिम सम्राट अबू सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मैंने भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक नींव डालने की कोशिश की और उसमें उसकी पत्नी जीनत महल भी साथ रही और उनके पुत्र वगैरह भी सम्मिलित हुए। और इसका निष्कर्ष किस रोज़ यह आंदोलन शुरू किया जाए ये निश्चित कर दिया था। 31 मई 1857 को यह आंदोलन शुरू करने की योजना बनी थी। इसी दौरान में 7 मई 1857 को अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन करने वाले प्रथम सिपाही कौन था? राष्ट्रभक्त मंगल पांडे, नगवा, बलिया, उत्तर प्रदेश का। और उनके विरुद्ध उन्होंने जो विरोध किया
तो उनको जो है 8 अप्रैल 1958 को उनको अंग्रेजों ने फांसी दे डाली। तो आंदोलन का श्री गणेश मंगल पांडे ने ही किया। होना था 31 मई से, हो गया 7 मई को ही शुरू। अब होता क्या है जरा गौर कीजिएगा। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ उत्तर प्रदेश के छावनी के सैनिकों ने इस आंदोलन को स्फूर्त किया। जफर के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में क्रांति फैल गई। किसके नेतृत्व में? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में जो है क्रांति की लहर फैल गई। अब जरा फिर और आगे चलिए। गद्दारे वतन के चलते क्रांति दब गई। 22 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर अपने खास परिवार के साथ गिरफ्तार हुए? कहाँ? हुमायूं के मकबरा में, जो दिल्ली के अंदर है, वहाँ छुप गए थे। और उसका एक एहसानुल्लाह खान था, वो सैनिक बख्त खान उसका सही रहबरी करने वाला था। एहसानुल्लाह खान अंग्रेज़ों का दलाल था। इलाही बख्श भी वो अंग्रेज़ों का ही दलाल था, जबकि इलाही बख्श बहादुर शाह जफर का समधी था। उसमें वफादार सैनिक बख्त खां जो था वही था। मगर 62 बरस का उम्र, सोचने समझने, ये दोनों बहकाता था, गिरफ्तार कराने के चक्कर में था। और करा ही डाला, खिंचातानी में बाहर नहीं निकल पाया। अब मैं ले चलता हूँ आप लोगों को कि वो उनको गिरफ्तार करके जो है कहाँ भेजता है? जिला वतनी, जिसको कहते हैं निर्वासन की सज़ा। निर्वासन की सज़ा में उनको रंगून भेजा गया और वहाँ पर वो 7 नवंबर 1862 को मर गए। कौन? बहादुर शाह जफर। अब और आगे की बात मैं बता रहा हूँ कि उनके अलावे भारत में आंदोलन के क्रम में एक वही बोलते रहे सुबह रहबर थे, रहनुमा थे, अगुआ थे, और उन्हीं की रहबरी में ये आंदोलन फूट पड़ा था। तो 10 मई 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम नेता, मुगल वंश का अंतिम सम्राट अबू सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर के 20 पुत्रों और संजली पत्नी जीनत महल भी आज़ादी की परवाना थी। शाही खानदान के अतिरिक्त आज़ादी के सिर्फ शाही खानदान तक नहीं रहा महदूद, सीमित नहीं रहा। महदूद में ना सीमित नहीं रह गया था, बल्कि और लोगों ने जो उसके साथ में दिया था उसका संक्षिप्त रूप से नाम मैं आप लोगों को गिनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे नज़र में तो संक्षिप्त है, आप लोगों के नज़र में कहीं ज़्यादा हो जाए। मैंने बहुत सारी किताब जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक लिखी है, उसमें तो एक तरफ से खोज करके बड़ी बड़ी राइटरों की किताबों को मैंने स्वाध्याय किया और उसमें नोट खोज कर निकाल करके उसमें दर्शाने का काम किया। इसमें बहुत शॉर्ट में रखा हूँ, जिसमें आपको मैं किताब से ही मुताला करके, किताब ही रख करके आपको सुना देता हूँ। इसमें कौन कौन थे? जीनत महल के अलावा उसके ख़ानदान वाले के अतिरिक्त आज़ादी के परवानों में अजीमुल्लाह खान कानपुरी, पयाम आज़ादी उर्दू समाचार पत्र के संपादक बेदार बख्त देहलवी, रुहेलखंड के क्रांतिकारी नेता खान बहादुर खान, मौलवी लियाकत अली इलाहाबादी, अवध नरेश, वाजिद अली शाह की मलका, हजरत महल अवधी,
शहादत खान सोना खान स्टेट मध्य प्रदेश, फाजिल मोहम्मद खान भोपाली गढ़ी अम्बा पानी मध्य प्रदेश। बहादुर शाह के पुत्रों में से मिर्ज़ा मुगल, मिर्ज़ा खिद्र सुल्तान, मिर्ज़ा अजीम, मिर्ज़ा जमाबक, मिर्ज़ा अब्बास, मिर्ज़ा फतहुल मुल्क, पौत्र में अबू बकर इत्यादि थे। उर्दू अखबार के संपादक मौलवी बाकर दिल्ली, उर्दू अखबार साप्ताहिक सादे कुल के प्रधान संपादक अमालुद्दीन देहलवी। मस्जिद इब्राहिमी अयोध्या फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश के खतीब व इमाम मौलाना अमीर अली अमेठवी, चौधरी नाहर खान मेवाती, अली खान, शहजाद खान, मेजर हूर खान मेवाती, सदरुद्दीन पिनंगवान नूह हरियाणा, चौधरी सरदार मदार खान मेवाती, थाम्बा नूह हरियाणा। अब जो है मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये लोग साथ रहे 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम में साथ थे। अब मैंने जो यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताई है, मस्जिद इब्राहिम अयोध्या फैज़ाबाद, इसको अंग्रेज़ों ने मस्जिद बाबरी कर दिया। अब बाबरी नहीं था, वो बावरी था। बावरी उस स्थल को कहते हैं जहाँ लोग नहीं था, जंगल झाड़ कटासार था। वैसे जगह पर इब्राहिम लोदी ने 17 सितंबर 1523 में उसकी बुनियाद रखी थी और 10 सितंबर 1524 को वो बन करके तैयार हुआ था। मगर वो था चटियल जंगलात इलाके में बन रहा था उसमें, और वहाँ मुसलमान लोग बसे हुए थे पहले से जंगली क्षेत्र में। आबादी उस वक्त क्या थी भारत की, 7-8 करोड़ कुल आबादी थी। और कहाँ से, अफ़गानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक। अब सवाल उठता है उस मस्जिद का नाम ही बावरी को बाबरी कर दिया अंग्रेज़ों ने। अब बाबरी करने के बाद नौबत ये वहाँ तक हुआ कि बिला सबूत दलील का आस्था के बुनियाद पर आज फिर तोड़ ताड़ करके और फिर उसके हक में दूसरे बहुसंख्यक के रूप में दे दिया गोगोई साहब ने। कितना माल खाया था, जबकि जज का काम है सबूत के आधार पर जजमेंट सुनाना। उन्होंने आस्था के बुनियाद पर बावरी को बाबरी बना करके अंग्रेज़ों ने जो छोड़ा और उसको जो है फिर जो है झगड़ा आपस में खूनरेजी हुई, बहुत मुसलमान हिंदू बर्बाद हुए, बहुत सारी मस्जिदें और भी टूटी थी। तो मैं इसको शॉर्ट में बता दिया कि वो बाबरी मस्जिद नहीं था, मस्जिद इब्राहिमी था। और इसको अगर जिसको देखना हो सबूत दलील के लिए तो एक किताब है कितने पाकिस्तान, वो उत्तर प्रदेश का ही लेखक है। और उस किताब को देखे उसकी कीमत 350-400 से कम नहीं है, चूँकि मंजूरी शुदा है और चलेबुल है, इसलिए कि उसमें पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो वहाँ उस मस्जिद का जो बयान किया, मस्जिद इब्राहिमी अयोध्या फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश के खतीब व इमाम मौलाना अमीर अली अमेठवी, चौधरी नाहर खान, कौन? चौधरी नाहर खान, और अली खान, शहजाद खान, मेजर हूर खान मेवाती, सदरुद्दीन पिनंगवा नूह हरियाणा, चौधरी सरदार मदार खान मेवाती, थाम्बा नूह हरियाणा, अब्दुल समद खान, लाल खान मेवाती, अली खान, नसीमुल्लाह खान, एन हसन खान मेवाती, रहीम अली अतरौली, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, नवाब महमूद खान, नजीराबाद उत्तर प्रदेश, शेख निज़ामत अशरफ
गुलाम इस्माइल, मौलवी सैयद अहमद अली एवं मौलवी गुलाम हैदर, चांद और काले खान, हरसू खान, लाल बहादुर खान, शहजाद बरजिस कदर बिन नवाब वाजिद अली शाह, लखनऊ उत्तर प्रदेश, मौलवी मोहम्मदुल्लाह फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश, मुंशी मोहम्मद हुसैन कोल्हापुर महाराष्ट्र, शेख इब्राहिम तंजावुर तमिलनाडु, सैयद कौसर मोहम्मद औगरजाह हुसैन पगनौर चित्तूर तमिलनाडु, गुलाम गौस एवं शेख मन्नू चेन्नई तमिलनाडु, मोहम्मद खान भोपाली गढ़ी अम्बापानी मध्य प्रदेश, मौलाना मसूद काजी फरजंद अली, मौलाना अहमदुल्लाह उर्फ अहमद बख्श बहपुरा, मौलाना अब्दुल रहीम मियाँ अब्दुल गफ्फार, मौलवी तबारक अली, मौलवी मुबारक अली, पीर मोहम्मद अमीर खान, हसमत दाद खान, हाजी दीन मोहम्मद पराली, मौलवी अलाउद्दीन अजीमाबादी पटना सिटी, मौलाना अहमद। मैं जो कहानी की किताब को ही दर्शा देना चाहता हूँ, सुन लीजिए। मौलाना अहमद हुसैन, मौलाना फैजुल हक रोहतास बिहार, मौलाना यहया अली अजीमाबाद पटना सिटी, मौलाना अली करीम शहीद अजीमाबाद पटना सिटी, वारिस अली शहीद मुजफ्फरपुर बिहार, हाजी बेगम पठान टोली सासाराम रोहतास बिहार, नवाब आमिर हुसैन पुरानी हवेली पूर्णिया सिटी पूर्णिया बिहार, नवाब मुराद अली शाह नवाबगंज कुरसेला कटिहार बिहार एवं रोशन शाह शहीद राजस्व ग्राम गंज शहीदा भवानीपुर पूर्णिया बिहार, अजीजन बाई लखनऊ उत्तर प्रदेश, क्रांतिकारी सैनिक बख्त खान बरेली उत्तर प्रदेश, नवाब मेहदी हसन चंदा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, मौलाना फजलुल हक खैराबादी खैराबाद सीतापुर उत्तर प्रदेश, नवाब अब्दुल रहमान झज्जर इत्यादि भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय मूल के गद्दारे वतन को की औलाद मिर्जाफर के तरह अन्य ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, जिनमें अब देखिए कौन कौन था, जो कि अंग्रेज़ों का दलाल था, अंग्रेज समर्थक था, उनका नाम मैं गिना रहा हूँ। और उसका वंशज भी होगा तो शर्म से डूब मरेगा, जो ध्यान से सुनेगा तो। और अब अभी वो गद्दार हम लोगों को कह रहा है, जो कि जंग में हमारे पूर्वज लड़े झगड़े हैं, उनको गद्दार कहा जा रहा है। तो जिनमें गद्दारों की सूची में सब सर्वप्रथम हैदराबाद निज़ाम नासिरुद्दौला अफजलुद्दौला, ग्वालियर नरेश जयाजी राव सिंधिया, अलवर नरेश बन्य सिंह और सौदान सिंह, नेपाल नरेश जंग बहादुर सिंह, कोटा नरेश राम सिंह द्वितीय, उदयपुर नरेश स्वरूप सिंह, जोधपुर नरेश जसवंत सिंह, भरतपुर नरेश यशवंत सिंह, बीकानेर नरेश सरदार सिंह, करौली नरेश मदन पाल, जैसलमेर नरेश रंजीत सिंह, धौलपुर नरेश भगवंत सिंह, झालावाड़ नरेश पृथ्वी सिंह, सिरोही नरेश शिव सिंह, टोक नवाब वजीर मोहम्मद खान, जिंद नरेश रणवीर सिंह साहब बहादुर, पटौदी नवाब इफ्तिखार अली खान, लोहारू नवाब अमीरुद्दीन अहमद खान, बोरदी नरेश महाराजा राम सिंह, पटियाला नरेश महाराजा भूपेंद्र सिंह, भोपाल नवाब सिकंदर जहां बेगम, रामपुर नवाब यूसुफ अली खान बहादुर, कश्मीर नरेश गुलाब सिंह रणवीर सिंह, इंदौर नरेश तुकोजी राव गंधारे राव भाऊ होलकर द्वितीय, कपूरथला नरेश सर रणधीर सिंह बहादुर, बड़ौदा नरेश खानदे राय गायकवाड़, जूना गढ़ नवाब बहादुर खान तृतीय, बरार नरेश बाबू कुंवर सिंह परमार, नागपुर नरेश महारानी बाकाबाई, तंजौर नरेश शिवाजी द्वितीय, सूरत नरेश बवानी परिवार एवं हथुआ नरेश कल्याण मल इत्यादि थे। ये लोग जितने का नाम मैंने अभी गिनाया, ये सब गद्दार वतन थे।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ था इन लोगों का। इतने आदमियों को मैंने गिनकर बड़ी मेहनत से एमए और पीएचडी वाले विद्यार्थियों का जो बुक होता है हिंदी में, उसका मैंने स्वाध्याय किया है और उसे चुन चुन कर इन लोगों का नाम निकाला है। इन गद्दारे वतन की गद्दारी के कारण प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया। भारत के बड़े छोटे राजे महाराजे एवं जमींदार और वीर सिराजुद्दौला की बलिदानी से सीख लेकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेता तो भारतवर्ष 1857 में ही स्वतंत्र हो जाता। अतः भारत का इतिहास गौरवपूर्ण होता। ये तो यही इतना सा बात। देखिए मुसलमान कितना भागीदारी लिया। आज मुसलमानों को उसकी राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि ये राष्ट्रभक्त है कि नहीं है। आज जिसका वंशज देखिए कितना आदमी 1857 में गद्दारी किया है, सबका मुसलमानों कुछ है नवाब। तो मैंने किसी को बख्शा नहीं है। जो हमारे वतन से गद्दारी का मैंने सबका नाम निर्दिष्ट कर लिया अपने बुक में और सब मैं आपको अभी सुना दिया। इसलिए कि बहुत बेहतर तरीका यही है कि पता ये चला हम लोगों को कि 1857 की लड़ाई शुरू अंग्रेज़ों का सोच था मुसलमानों पर ज़्यादा ज़्यादती इसलिए कि क्या कि अंग्रेज़ों का सोच था कि ये यहाँ की हिंदू हमारा दुश्मन नहीं है, इसको तो मुस्लिम शासकों ने, मुस्लिम नवाबों ने, मुस्लिम समाज ने इनको अपने साथ जोड़ने का काम किया है। ऐसी बात नहीं है। कुछ हिंदू में से भी ज़्यादा संख्या में से राजपूताना का नवाब वगैरह जितना था, रजवाड़ा जितना था, अधिकांश अंग्रेज समर्थक हो गए थे। तो जब हमारा ही आदमी फूट पैदा हुआ तो वहाँ असफल हो गए। कहते मुसलमान की कोई भागीदारी नहीं है। अगर भागीदारी थी तो हमने देश बांट दिया। तो उसी वक्त नेहरू ने छल करके जो है इसको रखा और जब रख लिया 4.5 लाख 4 करोड़ 50 लाख को रख लिया, नहीं 4.5 करोड़ को रख लिया आप अपना वोट बैंक बनाने के लिए। और उसी के टाइम से मुसलमानों को कतरनी की तरह कतरा है। किसी भी मामले में उसने मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया है। राष्ट्रपति का पद उठो दे दिया तो राष्ट्रपति का पद तो मैं यह समझता हूँ भारतीय राष्ट्रपति का जो पद बना दिया नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से टकरा हुआ तो उसने विधेयक ला करके बिल पास कर लिया कि राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं भी होगा, दोनों सभा से जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा से कानून बनकर जाएगा। वो साइन नहीं करेगा, सुधार करने के लिए बोलेगा, 2 से तीसरी बार देने के बाद फिर जब नहीं सुनेगा तो वो अपने कानून बन जाएगा। तो यही उस राष्ट्रपति का पावर को उसने छिन्न कर दिया। चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ही टकरा हुआ था। तो भारत का राष्ट्रपति का पद जो है अब कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कठपुतले का पद बनाकर छोड़ दिया। सही मानों में इख्तियार होना चाहिए। और देशों में देखिए राष्ट्रपति का अधिकार होता है। यहाँ प्रधानमंत्री जो मन में आया सो करके बहुत से धाराएं, बहुत कुछ संविधान का कई बार संशोधन करके अपने मन मुताबिक काम किया कांग्रेसियों ने। तो इस पर भी खोज होनी चाहिए और विद्वानों को खोजना चाहिए। उनको जिनका संगठन है उनको भी इसको उजागर करना चाहिए। हमने तो किताब को मुताला किया, स्वाध्याय किया है, उसके तहत इसने बुक तैयार किया हूँ और बड़ी मेहनत से किया हूँ भैया, इसमें दो मत नहीं है। कम पढ़े लिखे लोग इतनी लंबी कहानी को लिख करके संजोग करके रखना आप लोगों के लिए, इसको शुक्रिया करते हैं। आप लोगों का दुआ है मेरे साथ में, आशीर्वाद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को ज़हन में रखा
पाक परवरदिगार ने कलम चलाने की हिम्मत दी, उसकी मेहरबानी है। और मैं इतना ही पर आज का एपिसोड नंबर 2 जो है इसी पर तमाम करता हूँ। फिर मौका आपको मिलेगा, फिर आपके सेवा में आऊँगा। आप आशीर्वाद देने के लिए मुझे आशीर्वाद जब देंगे तो हमें पता चल जाएगा। आप जब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे या कमेंट करेंगे तो उससे मुझे एहसास होगा कि मेरी कहाँ कमी है। कमेंट में आप लिखेंगे, उससे मुझे समझ में आएगी कि मुझे कहाँ क्या बोलना चाहें, तो समझ में आएगी हमको। लाइक कीजिएगा तो हमारा हौसला अफजाई होगा, सब्सक्राइब कीजिएगा उससे भी हौसला अफजाई होगी हमारी कि इतने लोग लाइक कीजिएगा व्यू को, तो उससे हमको एक खुशी होगी ना कि इतने लोगों ने हमारी इस वीडियो को सुना और फलां ने ये कमजोरी बताया, फलां ने अच्छी कहा या ख़राब कहा, जो चीज़ इसमें दिए कमेंट में तो वो हमको मिलेगा पढ़ने के लिए। इतना ही पर मैं इसका शीर्षक था, मैंने क्या बताया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों की समान भागीदारी। ये ऊपर का सुर्खी था, इसी पर मैंने थोड़ा सा लिखा है। ये सब बात आपको हमारी उस किताब में मिलेगी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक में, जो 400 पेज में और बहुत लंबी, एक हाथ की लंबी कॉपी में तैयार की गई है। अफसोस यही है कि पूंजी नहीं जो उसको हिसाब कर सकें। और इस दौर में अब लोग किताब पढ़ने के बगदारी नहीं होते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, सुन लेते हैं और उसके बाद समझ में बात आ गई। किताब में पूंजी पैसा फंसाने के लिए क्या ज़रूरी है लोगों को। अच्छा, जब लोग नहीं खरीदेंगे तो छपवाने वाले को क्या लाभ मिलेगा। इस लिहाजा और लोग कहता है अधिकार ग्रेजुएशन, अंग्रेज का दौर है, जो ग्रेजुएशन करेगा तब किताब लिखेगा। भेजा है अभी, तुलसीदास ने कौन सा ग्रेजुएशन किया था, सूरदास ने कौन सा ग्रेजुएशन किया था। ये लोग कोई ग्रेजुएशन तो नहीं किया था किसी यूनिवर्सिटी से जाकर। जो मालिक ने उसके दिलो दिमाग में दिया, जो उसका चिंतन हुआ, उसने उस चीज़ को लिखा। मुझे भी खोजी हुई और मैंने इस पुस्तक को लिखी, इसलिए करके इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना ही पर मैं आप लोगों को नमस्कार, शास्त्रीय अकाल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और दुआ दीजिए कि कुछ और ज़्यादा वीडियो बना सकूं।